दुनिया में बड़ी बात चलती है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र देश जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब बातें चलती हैं। क्या हम जानते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं? क्या हम जानते हैं देश किसे कहते हैं? देखो बात बहुत सरल है। जब कल मैंने ईश्वर की कही तब भी आपको सरल लगी थी, लेकिन फिर मुश्किल बन गई थी, अभी ये भी बनेगी। क्या हम जानते हैं कि राष्ट्र क्या है, किसे राष्ट्र कहते हैं? फिर कहता हूं भाषण देने नहीं बैठा हूं, चर्चा करने बैठा हूं। ये सोचो, राष्ट्र और देश अलग अलग अवधारणाएं हैं या एक ही अवधारणा है? ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं या ये एक ही संकल्पना है? किससे कहते हैं राष्ट्र? क्या होता है राष्ट्र? क्या है राष्ट्र? सोचो सोचो, दिमाग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं मंगल ग्रह से आया हूं और किसी और भाषा में बात कर रहा हूं। मस्तिष्क लगाओ, किसे कहते हैं राष्ट्र और किसे कहते हैं देश? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग? अलग अलग हैं तो कितना अंतर है? क्या ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, या इनमें आपस में कोई संबंध है, या कोई आपस में रिश्तेदारी बनती है देश की और राष्ट्र की? किसे कहते हैं राष्ट्र? क्या है राष्ट्र? सच्ची बात तो यह है, आप वहां बैठे हुए ऐसे डरे बैठे हो कि मुझसे ना पूछ लें। सच बता रहा हूं, असलियत यही है कि हम नहीं जानते कि राष्ट्र किसे कहते हैं। जो लोग राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं ना, वो मैं उनसे कहता हूं भक्ति बाद में करूंगा, पहले राष्ट्र बता, पहले ये बता राष्ट्र किसे? ईश्वर भक्ति कहते ना, ईश्वर भक्ति करेंगे, अरे भक्ति बाद में करेंगे, पहले ईश्वर बता। ईश्वर है कि नहीं है, कैसा है वो बता तो भक्ति करूंगा। अब राष्ट्र भक्ति करेंगे तो भक्ति तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ राष्ट्र किसे कहते हैं? संस्कृति का, ये कहते हैं, इनके शब्द थोड़े से सुधार देते हैं, कहते हैं संस्कृति का संवर्धित रूप जो है वो राष्ट्र कहलाता है। अच्छा, संस्कृति क्या है? ये बड़ी समस्या फैल जाएगी। अभी एक के बाद एक समस्याएं आएंगी और इतने मुश्किल सवाल हो जाएंगे। यहां संस्कृति की रक्षा के लिए हमने मंच सजाया है, लेकिन क्या हम जानते हैं संस्कृति क्या है? अच्छा, क्या संस्कृति और सभ्यता एक ही है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। अच्छा, क्या है अभी ये इन्होंने कहा राष्ट्र तो संस्कृति ही है, बस उसका संवर्धित रूप राष्ट्र है। क्या है संस्कृति और सभ्यता, क्या अंतर है? अच्छा, सभ्यता बुद्धि का विषय है और संस्कृति आत्मा का विषय है। अच्छा, माने राष्ट्र से तो दोनों का कोई लेना देना नहीं लगता है, जैसा उन्होंने बताया। उस दृष्टिकोण से राष्ट्र से तो दोनों का कोई लेना देना दिख तो नहीं रहा है। राष्ट्र क्या है, देश क्या है? आऊंगा सभ्यता और संस्कृति पे भी, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र और देश किसे कहते हैं? अलग अलग है कि एक ही है? सोचो। अच्छा, वो मैं बताता हूं, आज लंबा नहीं खींचता, नहीं तो इसमें और बहुत सारी बातें आनी थी और वो सारी खोलनी थी मुझे, लेकिन आज मैं सीधा समाधान पर आता हूं। देखो, राष्ट्र तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये तीन चीजें क्या होती हैं, ध्यान से याद कर लेना, हमेशा रखना इन्हें पल्ले गांठ बांध के, तुम्हें कोई ना बहका सके कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें तीन चीजें होती हैं, वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए पहली सबसे जरूरी चीज है कि उसके पास देश हो। क्या हो उसके पास? देश हो। देश कहते हैं स्थान को। देश किसे कहते हैं? अरे जब योग करवाते हैं ना, उपासना करवाते हैं, तो कहते हैं शरीर के किसी देश में मन को टिकाकर ओम का जप करें। तो शरीर के किसी देश में मन को टिकाकर मतलब किसी स्थान पर मन को टिकाकर। तो देश के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य शर्त क्या है? उसके पास क्या होना चाहिए? देश होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। आम भाषा में कहूं, उसे जमीन चाहिए। बिना जमीन के कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता।
जमीन तो एटलीस्ट चाहिए। कोई कहे हमारा राष्ट्र है, हमारे पास जमीन नहीं है, खाम खाम, ये कोई बात हुई? अरे भाई, राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है उसके पास क्या होनी चाहिए? जमीन होनी चाहिए। दूसरा जो घटक है राष्ट्र का वो है पॉपुलेशन, जन। उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके पास कितनी जनसांख्यिकी है, कितनी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन दूसरा घटक है। पहला घटक बोलो, ये बैक बेंचर्स भी, पहला घटक जमीन और दूसरा घटक उस पर रहने वाले लोग, दूसरा घटक हो गया। तीसरा घटक लोग भी हो, जमीन भी हो, लेकिन इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक ना हो, तब भी ये राष्ट्र नहीं हो सकता। देखो, हमारा देश कुछ दिन पहले ऐसा ही तो था। 1947 से पहले लोग भी थे हमारे, जमीन भी थी हमारी, लेकिन उस जमीन पर लोगों का मालिकाना हक, तब इस देश को, इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कहते थे, क्या कहते थे? उपनिवेश। किनका उपनिवेश थे हम? अंग्रेज का उपनिवेश थे। उपनिवेश को अंग्रेजी में कॉलोनी कहते हैं, हम कॉलोनी थे उनकी। कॉलोनी होता ना, आपकी मोहल्ले कॉलोनी होते हैं, तो हम बस अंग्रेजों की क्या थे? कॉलोनी थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कॉलोनी, जिसे चूसा जा सके, जिसे दूहा जा सके, वो थे हम। तीन चीजें मिलकर राष्ट्र बनता है। मैंने तीनों अवधारणाएं बताई, फिर से सुनो। पहला है जमीन, दूसरा उस पर बसने वाले लोग, और तीसरा इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। लेकिन अभी राष्ट्र का बना है शरीर। ये शरीर अभी जड़ है, इसमें चेतना तब आएगी जब इसमें आत्मा डाल दोगे। किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की संस्कृति। बिना संस्कृति के यदि यह हो भी तो भी राष्ट्र जीता नहीं, मरा हुआ होता है। अगर किसी जगह में से उस राष्ट्र की संस्कृति निकल जाए तो वो राष्ट्र मर जाता है। राष्ट्र मरते हैं, नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, राष्ट्र फैल जाते हैं, राष्ट्र सिकुड़ जाते हैं, सब होता है। उदाहरण दूं, हमारा एक क्षेत्र था, भारतवर्ष का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिंध। क्या नाम था? और दूसरा एक क्षेत्र था उत्तरी पंजाब, और तीसरा एक क्षेत्र था जहां बलूच रहते थे, बलूचिस्तान। इन तीनों जगह को मिलाकर आज बना हुआ है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लोग हैं, बताओ, अरब से आए हैं क्या? मलिक लगाते नाम के पीछे, मलिक लगाते हैं ना, मलिक लगाते हैं, पवार लगाते हैं, तोमर लगाते हैं, गौतम लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। ये सारे कन्वर्टेड हैं। जितने वहां रहते हैं 27 करोड़ पाकिस्तान में, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, कहीं बाहर से आने ही आए। तो बोलो, लोग किसके हैं? हमारे हैं कि नहीं? और जमीन किसकी है? हमारी। और उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी है, लेकिन क्या चीज निकल गई वहां से? हमारी संस्कृति वहां से निकल गई। और जब हमारी संस्कृति वहां से निकल गई तो उतने क्षेत्र में भारत मर गया। बोलो हाँ कि ना? बोलो। बांग्लादेश, जमीन किसकी? हमारी। लोग किसके? हमारे। लोगों का जमीन पर मालिकाना हक भी है, लेकिन उसमें से क्या निकल गई? संस्कृति निकल गई। और संस्कृति निकलते ही उतने क्षेत्र में भारत मर गया। उतने क्षेत्र में भारत मर गया। देखो, देश मर जाता है, देश फैलता भी है। कनाडा में एक जगह ऐसी है जहां भारतीयों की बहुतायत है। आप जाएंगे तो आपको इंडियन म्यूजिक सुनने को मिलेगा, आपको बैद्यनाथ के और स्वामी रामदेव के स्टोर मिलेंगे, आपको साड़ियां बिकती हुई मिलेंगी, कुर्ते पजामे बिकते हुए मिलेंगे, धोतियां बिकती हुई मिलेंगी, रसोई का वो सारा सामान जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो मिलेगा। लोग आपको हिंदी और पंजाबी में बात करते हुए मिलेंगे। क्या हमारी जमीन है वो? बोलो, क्या वहां हमारे लोग थे? क्या हमारे लोगों का वहां जमीन पर मालिकाना हक था? लेकिन वहां हमारी क्या घुस गई? संस्कृति घुस गई। और आज उस जगह को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है।
देश फैलते हैं, बड़े होते हैं, नए देश जन्म लेते हैं, पुराने देश मर जाते हैं, सब घटनाएं घटती हैं। राष्ट्र 4 घटकों से मिलकर बनता है। 4 घटक होते हैं राष्ट्र नाम की अवधारणा के। पहला घटक जमीन, दूसरा घटक जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा घटक है इन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक, और चौथा है इस राष्ट्र की आत्मा यानी इसकी संस्कृति। और सभ्यता एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सभ्यता होता है, कहते हैं सभा सुसभ्य, जो सभा में व्यवहार करना जानता हो उसे सभ्य कहते हैं, और उसके आचरण को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। लेकिन वेद के अनुकूल जीवन जीने की जो शैली है उसका नाम क्या है? उसका नाम संस्कृति है। वेद से जहां निकलता है कि जीवन कैसे जिया जाए, तो जीवन जीने की उस शैली, उस परंपरा, उस अनुशासन का नाम क्या है? संस्कृति है। हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति कही जाती है? वैदिक संस्कृति। ये वेद की संस्कृति है, समझ रहे हैं? अरेबिक संस्कृति अलग है ना? और भारतीय संस्कृति अलग है। भारतीय संस्कृति मूलतः वैदिक संस्कृति है। जो वैदिक संस्कृति नहीं है वो भारतीय संस्कृति नहीं। ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र, ये राष्ट्र की अवधारणा, ये अवधारणा अमेरिका के लिए भी है, ये अवधारणा ब्रिटेन के लिए भी है, ये अवधारणा रशिया के लिए भी है, ये अवधारणा सऊदी अरब के लिए भी है, और यही अवधारणा भारतवर्ष के लिए भी है। अब आओ अपने देश पर आते हैं। हम देश की बात करते हैं, हमने देश की बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आओ आज अपने देश की बात करते हैं। पहले 3 घटकों की बात करते हैं। पहले 3 घटक। सबसे पहला घटक कौन सा है? सबसे पहला घटक है जमीन। आओ आज अपने देश की जमीन को देखते हैं। मेरे देश की जमीन कहां से कहां तक थी? कहां से कहां तक थी? आज से लगभग 5,500 साल पहले पूरे भूमंडल पर हमारा सार्वभौम चक्रवर्ती शासन था। ये पास्ट ग्लोरी है, फूल मत जाना। ये अतीत का गौरव है, तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं। ये अतीत का गौरव है। जिन्होंने काम किया ये उनका किया हुआ कर्म है। अंतिम राजा हुए जिनका पूरे भूमंडल पर शासन था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था भूमन्यु भारद्वाज। राजा सर्वदमन के पुत्र राजा सर्वदमन, जिन्हें संसार आज भरत के नाम से जानता है, सम्राट भरत, जिनके नाम से इस देश को आज क्या कहकर पुकारते हैं? भारतवर्ष कहकर पुकारा जाता है। उन्होंने अपने 9 पुत्रों में से किसी को शासन नहीं दिया था। जिसे शासन दिया था वही भूमंडल का शासन उन्होंने उसे सौंप दिया था। उसके बाद ये शासन धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। महाभारत के युद्ध में भयानक नुकसान हुआ, और उसके बाद सिद्धांतों की अवहेलना, प्रमाद, आलस्य, मूर्खता, और चोटी पर पहुंचने के बाद जो गिरावट आती है वो गिरावट, और उस गिरावट का परिणाम ये निकला कि हम 1000 साल के लिए गुलाम हो गए। हम उनके गुलाम हो गए जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया। हम उनके गुलाम हो गए जो इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं लेकिन 4 माल मूछ के रखने में उन्हें लज्जा लगती है, और उन्हें लगता है कि ये नूर है। अरे मूर्ख तो अजीब लग रहा है, कौन समझाए? लेकिन आश्चर्य ये कि मैं उसे मूर्ख कह रहा हूं, और तब ताज्जुब करो कि हम उस मूर्ख के 750 साल तक गुलाम रहे। जिस जाहिल, बर्बर, जंगली मूर्ख को कपड़े पहनना, खाना, शौच करना नहीं आता, जिसे ठीक से जीवन जीना नहीं आता, जो मनुष्य का जीवन नहीं जी सकता, अरे जिसके धर्म को 6 महीने के बच्चे से खतरा हो जाता है, हम उनके 750 साल गुलाम रहे। 750 साल, 250 साल गुलाम रहे हम उनके। ईसाइयों, ये तुम नाम बदल लेते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुसलमानों को मुगल कहते हो, काहे कहते हो मुगल? मुगल तो एक बिरादरी है। किनके गुलाम रहे? मुसलमानों के। किन्होंने शासन किया, किन्होंने लूटा? महमूद गजनवी कौन था बोलो? मुगल था क्या? मोहम्मद गोरी क्या था? मुगल था क्या? नहीं था मुगल। वो बिरादरी से भी मुगल नहीं था, वो नहीं था वो मुगल, वो तो मुसलमान था भाई। और अकबर बाबर क्या थे? अरे मुसलमान ही तो थे। मुसलमानों ने लूटा इस देश को, और मुसलमानों के बाद किन्होंने लूटा? मुसलमानों के बाद लूटा ईसाइयों ने, और जमकर लूटा। विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, हम तो गुलाम थे। लेकिन इंग्लैंड का जितना विश्व युद्ध में खर्चा हुआ था उस खर्चे की भरपाई किसने की थी?
हम पर कई कई गुना टैक्स लाद दिया गया और उन टैक्सों से हमारे लोग भुखमरी में आकर मर गए। गांव में सैकड़ों सैकड़ों मौत होती थी, किसी को अन्न नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, लोग भूखे पेट मर गए, लेकिन वो टैक्स भरा गया ताकि इंग्लैंड के लोग सुख से रह सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस इंग्लैंड को बुरी तरह बर्बाद किया था। बर्बाद किया था किसने? जर्मनी ने। और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? हमें। हमने वो सारा पैसा उठाया, सारा बोझ उठाया, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी उसमें, लेकिन हमने उठाया, सब हमने दिया, सारा पैसा हमने दिया। हम इनके गुलाम रहे 1000 साल तक, और इस 1000 साल के काल में इन्होंने क्या स्थिति की होगी उसकी कल्पना करके देखो। महमूद गजनवी जब चला मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर, करोड़ों लोगों का मंदिर लूटने, करोड़ों लोगों का मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर चला, ये चला गांव के गांव जलाता हुआ, शहर के शहरों में आग लगाता हुआ, बच्चों और माताओं को तलवारों से कलम करता हुआ, रक्त से इस जमीन को लाल कर दिया इसने। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को यूं उछाला जाता था और भालों के नेजों पर ले लिया जाता था, भालों के नेजों पर। और इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि जब लूट पाट करके यहां से गया तो एक कलंक देकर गया, जिस कलंक को आप अपने माथे से कभी नहीं मिटा सकते। जानते हो क्या कलंक देकर गया? जब यहां से गया तो अपने साथ इस देश की ललनाओं, इस देश की माओं, इस देश की बेटियों, इस देश की स्त्रियों को उन घोड़ों, उन खच्चरों, उन ऊंटों के पीछे जैसे मवेशी बांधे जाते हैं, जैसे गाय भैंस घोड़े खच्चर बांधे जाते हैं, वैसे बांधकर इसी देश की जमीन पर घसीटा गया। और घसीटते हुए लेकर गया महमूद गजनवी, और दूसरे देश में जाकर हमारी माओ, हमारी बहनों की बोलियां लगाई गई। कहते थे दोख्तर हिंदुस्तान 2-2 दिनार, दोख्तर हिंदुस्तान 2-2 दिनार, 2-2 दिनार में हमारी मां और बहनों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया। गुलामी आसान, ये ताली बजाने की बात नहीं, शोक करने की बात है। शोक करो, दुखी हो। गुलामी कह देना सरल है, आप जानते नहीं हो गुलामी कैसी गई है। अरे उस मां से पूछो जिस मां की 3 बेटियां रही हो, और उस मां ने उन 3 बेटियों की दुर्गति अपनी आंखों से देखी। 12 साल की बच्चियों से लेकर 70-70 साल की महिलाएं अपनी अस्मिता, अपना सम्मान बचाने के लिए जलती हुई आग में कूदकर, धधकती हुई आग में कूदकर जल मरी। सोचो, गरम तवा, गरम चिमटा लग जाता है ना हाथ पर, 2 घंटे तक ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में लिए घूमते हो, इतना दर्द होता है। सोचो वो 12 साल की बच्ची उस धधकती हुई आग में कूदकर जब मरी होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी पीड़ा। लेकिन वो पीड़ा कभी हम तक पहुंची नहीं, कभी नहीं पहुंची वो पीड़ा। गुलामी कह देना सरल है मेरे भाई, आपने गुलामी देखी नहीं है। गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी बहुत भयानक चीज है। इसीलिए जब उस काल में दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने कहा था कि इस देश में जो अंग्रेजों का राज आया है, ईसाइयों का राज आया है, यह स्वर्णिम राज है, संसार में आज तक ऐसा राज नहीं आया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के अंत में लिखते हैं कि इस देश को 200-250 साल गुलामी की जरूरत है, ईसाइयों की गुलामी की जरूरत है। तब ऐसे भयानक अंधकार के काल में एक सूर्य ने जन्म लिया, एक आदित्य प्रकट हुआ, एक मार्तंड ने अपनी रश्मियां पूरे देश में बिखेर दी, और उसने खड़े होकर घोषणा कर दी कि विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला हो, तब भी वो भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें स्वराज चाहिए, ये कोई और नहीं। ये ऋषि दयानंद सरस्वती थे, और ऋषि दयानंद सरस्वती की इस प्रेरणा ने जा छुआ एक 14 साल के लड़के को। ये 14 साल का लड़का 19 दिसंबर को फांसी हुई, 16 दिसंबर को काल कोठरी में बैठकर जब 29 साल का हो गया, मर रहा है, 16 तारीख को दिसंबर को बैठकर अपनी आत्मकथा लिखता है और कहता है, जिस दिन ऋषि दयानंद के सिद्धांत ने मुझे छुआ, जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे छुआ, मेरा जीवन बहुत निकृष्ट था, लेकिन उसी दिन मैं मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। उसी दिन मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। इसे लोग आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं। ये वो बिस्मिल है, कसाब, अफजल गुरु, धक्के देकर फांसी दी गई।
रोए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माफी मांगी कि हमें छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो, कुरान और हदीसें छोड़ दो। इन्होंने रामायण और गीता तक मंगाकर पढ़ी, इतने डर गए मृत्यु से। अच्छा सोचो, उनके तो क्रांतिकारी थे भाई, उनके तो ये क्रांतिकारी थे, कसाब और अजमल गुरु। लेकिन बिस्मिल को सोचो, फांसी के फंदे पर खड़े बिस्मिल से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो फांसी के फंदे पर खड़ा हुआ अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करते हुए कहता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, ये मेरी आखिरी इच्छा है। और ऐसा एक बिस्मिल नहीं था, इस बिस्मिल को तो मैं जानता हूं क्योंकि ये मेरे परिवार का था, मेरा दादा है, इसलिए मैं इसे जानता हूं क्योंकि ये इस परिवार का व्यक्ति था, इसलिए हम जानते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों बिस्मिल शहीद हुए हैं, लाखों। उन्होंने अपनी गर्दनें फांसी के फंदों में डाल दी, उन्होंने अपने सर तलवारों पर रख दिए, उन्होंने अपनी ही कनपटियों पर अपनी ही पिस्टलें रखकर अपनी लीला समाप्त कर ली, और उन्होंने इस देश को कहते हैं क्या करा लिया, आजाद करा लिया। देश आजाद हुआ उस भयानक गुलामी से जिस गुलामी को हमारी मां और बहनों को भोगना पड़ा था, उससे देश आजाद हुआ।